बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज स्टूडेंट। बच्चों, हमने जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किया था और उसके ऊपर जो है एक न्यूमेरिकल्स किया था, शॉर्ट एग्जांपल किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मास एंड वेट, आपके कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का स्मॉल जी, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स थे आपके टेक्स्ट बुक के पीछे, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपका बी और सी वाला पार्ट है वो भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे आज फ्री फॉल, और फ्री फॉल के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, 3 न्यूमेरिकल्स के ऊपर है, तो वो न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम ये वीडियो में इतना करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मास एंड वेट जो आपका टॉपिक है। तो व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट, ये आपको एग्जाम में जो है डिफरेंशिएट करने के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाली आपको क्वेश्चन क्या आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। तो आपको जो है बेसिकली 4 पॉइंट रहेगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपके 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, आप एज इट इज इसको कॉपी करिए और आप एग्जाम में इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डेफिनेशन लिखा है। मास की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, तो यहाँ पे आपकी वेट की डेफिनेशन आएगी। तो जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो, तो अगर से फर्स्ट पॉइंट, अगर सपोज यहाँ पे आपने मास की डेफिनेशन लिखा, तो यहाँ पे वेट की डेफिनेशन ही आएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मास की डेफिनेशन लिखा, यहाँ पे इसकी यूनिट लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे बच्चों, डेफिनेशन है। तो मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल कि ये मार्कर है, ठीक है, तो ये मार्कर भी जो है, मार्कर किससे बना हुआ है, मार्कर बना हुआ है पेन प्लास्टिक से बना हुआ है। तो जो भी मैटर प्रेजेंट है मार्कर के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मैटर प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। अभी वेट क्या है, वेट की डेफिनेशन देखिए। वेट इज द फोर्स विद व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि अर्थ जो है कितने फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपनी तरफ खींच रही है, वो उसका क्या होगा, वेट होगा। ठीक है, तो वेट इज द फोर्स विद व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, उसका क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। ये इसकी डेफिनेशन होगी। आपको डेफिनेशन बाय करना है, एग्जाम में जाके लिखना है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास इज सेम एवरीवेयर। अभी जैसे ये मार्कर है, अगर से इसको अर्थ पे लेंगे तो इसका मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर से ये हम जो है मून पे लेके चले गए तो ये मास का जो है शेप चेंज हो जाएगा, या कम छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। तो जैसा मार्कर आपने जो है अर्थ पे देखा है, यही मार्कर हम मून पे भी लेके जाएंगे तो मार्कर जो है सेम साइज का रहेगा, उसका मैटर क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मास इज सेम एवरीवेयर। तो मास क्या होता है, हर जगह सेम होता है, ये कांस्टेंट रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन वेट जो है क्या होगा, प्लेस टू प्लेस क्या होगा, चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेट है क्या, जो फोर्स से अर्थ क्या कर रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, उसका क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। तो जो स्मॉल जी है, जो स्मॉल जी वो हर जगह क्या होता है, चेंज होता है। तो वैसे मैंने आपको पढ़ाया था स्मॉल जी की वैल्यू, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। तो अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू अलग रहेगी, इक्वेटर पे अलग रहेगी, पोल पे अलग रहेगी, और ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या रहेगी, अलग रहेगी। तो अगर से हम और ऊपर जाते हैं, है ना, कहाँ पे हम, जहाँ पे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है बेचते हैं, वहाँ पे अगर से जाते हैं तो वहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। 0.225 मैंने आपको बताया था, जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो वेट जो है 0 हो सकता है, लेकिन मास 0 नहीं हो सकता। एक पॉइंट आपका ये भी हो गया। तो वेट जो है 0 हो सकता है, लेकिन मास 0 नहीं हो सकता है। क्यों 0 होगा? क्योंकि जी की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। जैसे जैसे मैंने बताया था कि आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। एक सर्टेन लेवल पे क्या होगी, जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वेट जो है प्लेस टू प्लेस क्या होगा, चेंज होगा। समझ में आया? लेकिन मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं अपना अगर से वेट करता हूँ, वेट अगर से मैं पोल पे करता हूँ, तो मेरा वेट क्या होगा, कुछ और होगा। अगर मैं वही वेट जो है मैं इक्वेटर पे जाके करता हूँ, तो मेरा वेट क्या होगा, थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि पोल पे जो है जी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। समझ में आया? तो वेट क्या होगा, प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, एसआई यूनिट। थर्ड पॉइंट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ द मास। मास को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में, इसमें मेजर करते हैं किलोग्राम में, केजी। तो एसआई यूनिट क्या होगी, मास की, केजी होगी। लेकिन वेट की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। यहाँ पे क्या लिखा है, वेट इज द फोर्स विद व्हिच, वेट क्या है, फोर्स है, कितनी फोर्स से जो है अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। इसीलिए वेट की एसआई यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आया। लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर मैंने आपको सिखाया था। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होगा, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये मास है ना, इसके अंदर कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं। ये मार्कर का कोई डायरेक्शन है नहीं है। जैसे ये मार्कर रखा हुआ है, रखा रहेगा, इससे कोई भी डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसका कोई एक क्या है, मैग्नीट्यूड है। इससे क्या है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेट, अगर से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है तो उसका डायरेक्शन होगा। मान लीजिए है अर्थ अपनी तरफ मार्कर को खींच रही है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ पे, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है,
वेट का डायरेक्शन भी होता है और इसका क्या मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए क्या हो जाएगी ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने डिफरेंशिएट देखा मास और वेट में क्या डिफरेंशिएट है, क्या डिफरेंसेस है। चलिए अभी हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी के ऊपर जो दो न्यूमेरिकल्स आपके टेक्स्ट बुक के पीछे हैं। एग्जांपल वाला तो आपको मैंने करा दिया, लेकिन टेक्स्ट बुक के पीछे जो बचा हुआ दो न्यूमेरिकल्स है फटाफट वो भी देख लेते हैं। चलिए न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर भी जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हुआ है, क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। If the mass of A is ma, what must be the mass of B so that the value of G on B is half that of its value of A। ये तो आपको समझ में आया नहीं होगा, ये तो पक्का है। मैं आपको यहाँ पे इजीली बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको सब समझ में आएगा और न्यूमेरिकल को कैसे इजी तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी आपको समझेगा अच्छे से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं गिवन क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, फिजिक्स में या मैथ्स में क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। जो गिवन डेटा है वो हम लोग पहले लिखेंगे और क्या फाइंड करना है वो भी लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलो, पहले देखो गिवन क्या है वो देखो। पहला स्टेप क्या है, गिवन देखना। सेकंड स्टेप क्या है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है वो चीज़ें हम लोग को नोटिस करना है, क्या फाइंड करना है। थर्ड स्टेप में फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। थर्ड स्टेप में फॉर्मूला लिखेंगे और फोर्थ स्टेप में वो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। बस ये 5 स्टेप आपको याद रखने हैं, आपके कभी भी न्यूमेरिकल से गलत नहीं होने वाले हैं। अगर ये 5 स्टेप आपको ध्यान में लगेगा। तो गिवन क्या है, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, मतलब कोई एक प्लैनेट है, एक प्लैनेट ए है, एक प्लैनेट क्या है, बी है। तो ये रेडियस है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, रेडियस रहेगा। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, एक प्लैनेट ए है, एक प्लैनेट क्या है, बी है। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज, इसका मतलब क्या रहेगा, इक्वल टू इसका इज हाफ ऑफ द रेडियस, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। तो आर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर बी। समझ में, आर मतलब क्या होता है, रेडियस। रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ए ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू 1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आगे काम आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, अगर से प्लैनेट ए का मास क्या है, एम ए है, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी। तो प्लैनेट बी का मास हम लोग को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टू फाइंड में क्या है, मास ऑफ प्लैनेट बी, ये फाइंड करना है उसको। आगे कंडीशन पढ़ते हैं, सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, जी की वैल्यू जो बी पे है, वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ, क्या लिखा है, इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए। तो इज हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन ए, ये आप लोग को गिवन है। इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ जी ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये हाफ हो जाएगा। ये दोनों चीज समझ में आई। मैंने क्या लिखा, गिवन लिख दिया, यहाँ पे क्या फाइंड करना था वो मैंने लिखा। थर्ड स्टेप मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला। थर्ड स्टेप क्या है बच्चों, फॉर्मूला। फॉर्मूला तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे, फॉर्मूला हम लोग ने एक ही फॉर्मूला पढ़े, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े। अब ये फॉर्मूला हम लोग जो है प्लैनेट ए के ऊपर लगाएंगे, यही फॉर्मूला हम लोग प्लैनेट बी के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर प्लैनेट ए, फॉर प्लैनेट ए। तो प्लैनेट ए के ऊपर जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखो कैपिटल जी तो कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यहाँ पे ए और बी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि कैपिटल जी क्या होता है, कांस्टेंट है, हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप जी ए मत लिखना और जी पी मत लिखना, ठीक है, ये कांस्टेंट है। इनटू मास, मास ऑफ द अर्थ प्लैनेट ए, है ना, मास क्या रहेगा, प्लैनेट ए का मास अलग रहेगा, प्लैनेट बी का मास क्या रहेगा, अलग रहेगा, अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, इसका स्क्वायर। तो यू गेट जी ए, इसको दे देंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो ये प्लैनेट ए के लिए था। अब क्या निकालेंगे हम लोग, फॉर प्लैनेट बी। तो सेम फॉर्मूला लिखेंगे, जहाँ पे स्मॉल जी है वहाँ पे जी बी आ जाएगा, कैपिटल जी कांस्टेंट है, मास ऑफ प्लैनेट बी अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, इसका स्क्वायर, ये जाएगा 2। तो ये पहली इक्वेशन आ गई और ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, डिवाइड 2/1, 2/1। तो पहले 2 वाले लिखेंगे, जी बी डिवाइड करो ए से, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। तो जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो है इक्वेशन नंबर 2 क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम बी अपॉन आर स्क्वायर बी। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड की साइन आ जाएगी। पहली इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, ये कैपिटल जी इनटू एम बी, सॉरी एम ए ना, ए अपॉन आर स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे बहुत केयरफुली देखना। ये हम ऐसे लिखेंगे जी इंटू एम बी अपॉन
आर स्क्वायर बी। देखिए डिवाइड था, जैसे ही मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन लाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये तो आपको आता होगा और मैंने सिखाया भी है। क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा, जी इंटू एम बी। ये देखिए कैपिटल जी कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, रीअरेंज, जी बी अपॉन जी ए। देखिए मास ऑफ बी, इसके नीचे मास लिखेंगे तो मास ऑफ प्लेनेट ए इनटू रेडियस ऑफ प्लेनेट ए। देखिए इसको हम लोग बाद में लिखते हैं, रेडियस ऑफ प्लेनेट ए अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट बी। इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। जी बी अपॉन जी हम लोग को आया था 1/2, इसके यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2। मैंने क्या बताया, पहले फॉर्मूला, पहले गिवन लिखना है, फिर क्या फाइंड करना है वो लिखना है, फिर फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को फिर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अब ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एम बी अपॉन ए, एम बी अपॉन एम ए। ठीक है, ये दिया नहीं है जिसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे, एम बी अपॉन एम इनटू रेडियस। देखिए आर ए अपॉन आर बी, आर ए अपॉन आर बी कितना है, 1/2 है, 1/2। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है, स्क्वायर आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम बी। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था बच्चों, यहाँ पे आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, एम बी इज इक्वल, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एम बी। आगे हम लोग क्या निकाला था बच्चों, हम लोग निकाला था मास ऑफ बी, निकाला था मास ऑफ प्लेनेट बी। मास ऑफ आगे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे जगह नहीं है तो आप उससे लिखेंगे, बोल रहा हूँ आपको। तो मास ऑफ प्लेनेट बी इज ट्वाइस दैट ऑफ मास ऑफ प्लेनेट ए। जो प्लेनेट बी का मास है वो प्लेनेट ए के मास में क्या है, डबल है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 का भी आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को वापस से रिवाइंड करिए, पीछे जाइए, बैक जाइए, आप देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सी वाला है, बी वाला हम लोग ने कर दिया, सी वाला है। अब बोलोगे ए वाला नहीं करा है, ए वाला जो फ्री फॉल के ऊपर है। जब हम लोग अभी फ्री फॉल का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आपका ए वाला जो बचा हुआ न्यूमेरिकल्स है, जो 3 न्यूमेरिकल्स आपके टेक्स्ट के पीछे हैं, ए वाला, डी वाला और ई वाला, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सी वाला देखते हैं। तो मैं कैसे करा रहा हूँ, आपको सीक्वेंस में करा रहा हूँ। कैसा टॉपिक मैंने पढ़ाया उसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो करा दिया, ताकि आपको जो टॉपिक के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी कवर जाए, है ना। नहीं तो आप क्या कहते हैं, टॉपिक में पढ़ा दूंगा, न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स में बाद में कराऊंगा, तो आप लोग को इंटरेस्ट लोगे नहीं, है ना। कौन जाके न्यूमेरिकल देके एग्जाम में आए स्किप कर देंगे। लेकिन आपको भी ये समझ में आएगा कि टॉपिक है, टॉपिक के बेस पे क्या न्यूमेरिकल है, फॉर्मूले में वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। इसलिए मैं साथ में करा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg and 49 Newton. What will be their values on the moon? Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that on the earth. So सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, स्टेप फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखा है, मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो मास किस पे दिया हुआ है, अर्थ पे दिया है। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना दिया है, अर्थ पे 5 kg। यूनिट से पहचान लोगे, केजी किसकी यूनिट होती है, मास की होती है। और क्या दिया, वेट, वेट जो है अर्थ पे कितना दिया गया है, 49 न्यूटन। वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। फिर आगे क्या बोला, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ, व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून, assume that the acceleration due to gravity on the moon is, अब यहाँ पे और क्या दिया है, acceleration due to gravity on the moon is 1/6 टाइम that on the earth। तो यहाँ पे gm is equal to 1/6। हम लोग को पता है स्मॉल g की वैल्यू अर्थ पे कितनी होती है, 9.77। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब आप डिवाइड करोगे इसको 6 × 6 पॉइंट 6 × और ये आगे अगर इसमें राउंड फिगर लिखता हूँ और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें राउंड फिगर लिया 1.6763 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका ये आएगा 1.628 ऐसे आएगा। तो मैंने इसको क्या किया है, राउंड फिगर में जो 28 है उसको राउंड अप करके मैंने क्या लिख दिया, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया है। तो ये हम लोग को गिवन था, हमने गिवन को सॉल्व किया। अभी हम लोग को फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून। मून पे जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, मून पे जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब इसकी वैल्यू वेट, मून पे इसका वेट क्या होगा, और मून पे जो है मास क्या होगा, मास ऑन द मून ये क्या होगा, आपको ये फाइंड करना है। समझ में आया, गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, समझे आप। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला।
ये क्या बताया था, गिवन लिखो, क्या फाइंड करना है वो लिखो, और क्या लिखेंगे फिर फॉर्मूला। फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा है W इक्वल टू या फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे स्मॉल जी लिखेंगे, है ना। W इक्वल टू F इक्वल टू mg, है ना, ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है। फादर इक्वल टू मा मैंने आपको पढ़ाया था, और यहाँ पे जी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे किसका लिखेंगे, किसका लिखेंगे, मून का लिखेंगे। तो W वेट ऑफ मून फाइंड करना ना, जो फाइंड करना है हम लोग वो लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो WM जो स्मॉल m है ये क्या है, मास है। मैंने आपको क्या बताया, इसके पहले भी टॉपिक पढ़ाया है ना, मास एंड वेट का टॉपिक पढ़ाया, इसलिए मैंने टॉपिक पहले पढ़ाया, फिर आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। मैंने आपको बताया कि मास जो ये मार्कर का मास है ये हर जगह सेम रहेगा, अर्थ पे इसका मास क्या रहेगा, सेम रहेगा, मून पे इसका मास सेम रहेगा, लेकिन वेट सेम नहीं होता है। तो अगर से मास ऑफ द अर्थ 5 kg दिया है, तो मून पे भी उसका मास क्या रहेगा, 5 kg रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि मास जो है रिमेन्स सेम एवरीवेयर, मास हमेशा सेम रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। वेट चेंज होता है लेकिन मास चेंज नहीं होगा। तो वेट जो आएगा, देखिए वेट कितना दिया है, 49 न्यूटन, लेकिन जब मून पे निकालेगा इसका वेट अलग आएगा, क्यों, क्योंकि वेट जो चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता है। यहाँ पे m जो लिखेंगे यहाँ पे, है ना, जो फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मास क्या रहेगा आपका, मास इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे जी एम। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, किस पे हम लोग निकाल रहे हैं, वेट ऑफ द मून निकाल रहे हैं, मास ऑफ द मून। मास ऑफ द मून कितना रहेगा, 5 kg रहेगा, तो यहाँ का आंसर आ गया, मास ऑफ द मून कितना रहने वाला है, 5 kg। क्यों, क्योंकि मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, WM इक्वल टू m इंटू जी एम। ये m क्या है, मास है, इसके अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5 इंटू 5 समझ में आया, मास ऑफ द मून कितना रहने वाला, 5 c रहने वाला है। और देखिए यहाँ पे ग्रेविटी, मास की मून की ग्रेविटी कितनी आई हम लोग को, 1.63। अब इसको अगर से सॉल्व करोगे, क्या सॉल्व क्या करना, मल्टीप्लाई करना बेसिकली। 5 6 जा 15, और आया 5 6 जा 30 प्लस 1 31, 5 1 जा 5 6 7 8, कितना आ गया 8.15। और वेट किसमें होता है, न्यूटन में। ये हो गया इसका आंसर। तो मैंने क्या होता है, देखो वेट ऑफ द अर्थ कितना था, 49 न्यूटन, लेकिन मून पे इसका वेट कितना है, 8.15। तो वेट तो चेंज होता है लेकिन मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे आपको लास्ट में क्या लिखना है, मास ऑफ द मून इज 5 kg, मास ऑफ द मून इज 5 kg एंड वेट ऑन द मून इज 8.15 न्यूटन, यूनिट के साथ लिखना है। तो ये आपका क्या होगा, पहले आंसर हो गया। तो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था और मास और वेट का जो कॉन्सेप्ट था, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है हमने सॉल्व किए, इसके न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्री फॉल, और उसके बेस पे 3 न्यूमेरिकल्स हैं, वो तीनों न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका है फ्री फॉल। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन समझते हैं, देखते हैं, इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा फ्री फॉल होता है क्या है। तो पहले डेफिनेशन देखिए, एग्जाम में 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछता है, अब इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो डेफिनेशन और न्यूमेरिकल्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो डेफिनेशन क्या है, द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। तो आपको ये समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये मार्कर है, मार्कर की एग्जांपल बहुत दे दिया। अभी सपोज यहाँ पे दे देते ये रिमोट है, ठीक है, इसका रिमोट है, इसका रिमोट है। तो ये रिमोट यहाँ पे रखा हुआ है, तो रिमोट के नीचे गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि अर्थ जो है फोर्स लगा रही है, इसको अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन मेरे हाथ से भी ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से ये रिमोट क्या है, बैलेंस पोजीशन पे रखा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है, इसलिए ये रिमोट गिर नहीं रहा है। लेकिन अगर से मैं ऐसे इसको फेंकूं तो क्या होगा, गिर गया। तो क्यों गिरा, बिकॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। तो अगर से कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर से ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, गिरता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। लेकिन ये ट्रू फ्री फॉल नहीं है, दिस इज नॉट अ ट्रू फ्री फॉल। क्यों नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये मार्कर है, ये तो नीचे गिरा, ठीक है, तो नीचे गिरा, यहाँ पे ध्यान से देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन। मतलब कि यहाँ पे जो फोर्स लगना चाहिए सिर्फ ग्रेविटी का, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, उसके अलावा कोई और फोर्स नहीं लगना चाहिए, तभी ये फ्री फॉल कहलाएगा।
लेकिन अभी मुझे आप ये बताओ कि मार्कर ऊपर से नीचे गिरा तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, ग्रेविटी अर्थ क्या कर रही है, इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो एक फोर्स तो ये लगा। लेकिन यहाँ पे इसके सराउंडिंग में अभी जैसे यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, मेरे आजू बाजू जो है एयर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, है ना। तो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक फोर्स ये भी लग रहा है, कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स है। उसके अलावा जो है बॉयंट फोर्स भी लग रहा है, मतलब कि मार्कर को जो है कोई एक फोर्स ऐसा है जो मार्कर को भी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है ना, ऊपर की तरफ दबा रहा है। एक फोर्स और लग रहा है, कौन सा है, बॉयंट फोर्स। तो इसके ऊपर बेसिकली कितने फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लग रहा है, एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स इन द एयर प्रेजेंट हैं तो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, है ना, फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है और बॉयंट फोर्स भी लग रहा है, इसीलिए जो है ये ट्रू फ्री फॉल नहीं है। ट्रू फ्री फॉल कब होगा, जब जो है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये दोनों फोर्स अप्लाई नहीं होंगे, ये दोनों फोर्स नहीं लगेगा, तभी हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रू फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबल कहाँ होगा, मतलब कि ऐसी जगह पॉसिबल होगा जहाँ पे ये दोनों चीजें नहीं रहेंगी, जहाँ पे ये दोनों चीजें नहीं रहेंगी वहीं पे ये ट्रू फ्री फॉल क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो हम कहाँ पे जाएंगे, वैक्यूम में जाएंगे। तो अगर से हम वैक्यूम में जाते हैं, वैक्यूम के अंदर मतलब क्या होता है, वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है, वैक्यूम के अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है। अगर से एयर प्रेजेंट नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स काम ही नहीं करेगा और ना ही आपको बॉयंट फोर्स काम करेगा, तो वहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे होल्ड करिए, कुछ चीजें मैं समझाने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कंडीशन फॉर फ्री फॉल, उसके अलावा इसको समझने के पहले ये हम कंडीशन देखते हैं। काइनेटिकल इक्वेशन आपने 9th में पढ़ा है, 3 काइनेटिकल इक्वेशन होती है। v = u + 18, सेकंड है s = ut + ½ at², थर्ड है b = u² + 2as। मुझे आप ये बताओ ध्यान से कि यहाँ पे कहीं पे आपको मास दिख रहा है क्या, मास, कहीं पे मास दिख रहा है, ये इससे रिलेटेड है ना, इसलिए मैंने कहा कि आप इसको होल्ड करो, डेफिनेशन को आप साइड में रखो और दिमाग में रखो। यहाँ पे कहीं आपको मास दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे आपको कहीं मास नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये फ्री फॉल हो रहा है किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं होता है ना। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर से मैं 70 kg की कोई चीज फेंकता हूँ ऊपर से, जहाँ पे वैक्यूम रहेगा, कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे हम वैक्यूम रहेगा। अगर से ऐसे ऑब्वियसली यहाँ से अगर से हम फेंकेंगे, मान लेते हैं मार्कर को फेंकते हैं या तो एक पेपर को फेंकते हैं या तो पैसा फेंकते हैं, 10 रुपए की नोट, 20 रुपए की नोट, है ना, या एक पेपर फेंकते हैं, तो पहले कौन गिरने वाला है, पहले जो है मार्कर गिरने वाला है। ठीक है, क्यों मार्कर गिरेगा, क्योंकि जो पेपर है, पेपर के ऊपर दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं, ज्यादा लगा रहे हैं, इसलिए क्या होगा, पेपर लेट में गिरेगा, देर में गिरेगा। लेकिन अगर से वैक्यूम के अंदर हम देखेंगे, पेपर और मार्कर को साथ में फेंकेंगे तो पेपर के ऊपर कोई फोर्स तो लगेगा नहीं और मार्कर के ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, सिर्फ एक ही फोर्स लगने वाला है, कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए पेपर और मार्कर दोनों क्या होंगे, साथ में गिरेंगे। समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्रिक्शनल फोर्स और बॉयंट फोर्स काम नहीं करेगा, कहाँ पे, वैक्यूम के अंदर। तो वैक्यूम के अंदर जो है, वैक्यूम के अंदर ये दोनों फोर्स काम नहीं करता है। तो आपको एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि फ्री फॉल में जो है ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ फ्री फॉल, तो क्या जो है फ्री फॉल मास के ऊपर डिपेंड होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं, फॉल्स होगा, है ना, क्योंकि फ्री फॉल जो है मास के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो अगर कोई चीज 70 kg की है और कोई चीज जो है 500 ग्राम की है, ग्राम है ना, केजी और ग्राम फर्क देखिएगा, 500 ग्राम की है, आधा किलो की है, तो अगर से दोनों को वैक्यूम के अंदर, दोनों को अगर से वैक्यूम के अंदर साथ में गिराएंगे ना, तो दोनों साथ में गिरेंगे। ठीक है, दोनों साथ में गिरेंगे, क्यों, क्योंकि जो है फ्री फॉल मास के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी के ऊपर डिपेंड होता है, और टाइम के ऊपर डिपेंड होता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है, टाइम और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड होता है। तो कितने टाइम में वो गिरता है और अर्थ जो है कितनी ग्रेविटी से वो ऑब्जेक्ट क्या करके अपनी तरफ खींच रही है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कंडीशन फॉर फ्री फॉल। अब आते हैं वापस से बैक टॉपिक पे, कंडीशन फॉर फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में कंडीशन क्या होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो रहने वाली है। जीरो मतलब क्या हो गया, मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी कोई भी वेलोसिटी है क्या, मार्कर अभी रेस्ट पोजीशन पे है, तो जब अगर मार्कर रेस्ट पोजीशन पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। और यहाँ पे जो हम लोग ए है एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, पिछले वीडियो में देखे थे हम लोगों ने, जो एक्सेलरेशन हो रहा है, मार्कर जो नीचे जा रहा है वो किस वजह से जा रहा है, ग्रेविटी की वजह से जा रहा है। तो ए को हम लोग क्या लेट करेंगे, जी लेट करेंगे। समझ में आया, तो ये 3 काइनेटिकल इक्वेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसी के बेस पे क्या न्यूमेरिकल्स है। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि चीजें, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, तो v को आप ऐसे लिखेंगे,
ठीक है। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो प्लस ए को हम क्या लेंगे, जी लेंगे, और टी आपका ऐसे ही रहेगा। ये एक इक्वेशन आपकी 0 प्लस जी टी कितना रहेगा, जी टी। तो ये फॉर्मूला आपको डिराइव होकर आएगा। तो फ्री फॉल में जो है ये फॉर्मूला लगा के निम्नलिखित सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली काइनेटिक इक्वेशन क्या होगी फ्री फॉल के लिए, v इज इक्वल टू जी टी होगी। सेकंड वाली को देखते हैं, s इज इक्वल टू यू कितना लेंगे यहाँ पे 0, टाइम ऐसे ही रहेगा, प्लस हाफ ए के यहाँ पे क्या लिखेंगे टी, जी लिखेंगे और टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू 0 इंटू टी का हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का रहेगा हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज द सेकंड काइनेटिक इक्वेशन फॉर फ्री फॉल। थर्ड वाली देखते हैं, v स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा, u स्क्वायर, u कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 2 ए की जगह पे क्या लिखेंगे जी। एस मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। एस मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई चीज आप ऊपर फेंक रहे हो या कोई चीज नीचे आ रही है तो हाइट है ना, डिस्प्लेसमेंट कितने ऊपर गया, कितने हाइट से क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, तो वो आप एस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका क्या बनेगा काइनेटिक इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u 0 प्लस 2gs, तो 0 प्लस 2gs कितना आएगा 2gs। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान देना है, अगर से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकेंगे, तो अगर से कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंक रहे हो तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर से क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मार्कर को मैंने ऊपर रखा हुआ, मार्कर नीचे आ रहा है, तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब कोई भी चीज क्या होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर से आपको समझ में आएगा तो इसके बेस पे जो भी न्यूमेरिकल्स है आपको इजीली समझ में आएगा। अब वापस एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर से मोशन कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, तो अगर से सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। तो ट्रू फ्री फॉल आपको पॉसिबल है बच्चों, सिर्फ वैक्यूम के अंदर पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, ना ही फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ना ही बॉइंट फोर्स होता है। लेकिन अगर हम एक्चुअल में ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे हमको फ्रिक्शनल फोर्स भी देखने मिलेगा और बॉइंट फोर्स भी देखने मिलेगा, यहाँ पे हमको ट्रू फ्री फॉल देखने नहीं मिलेगा। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट को आप दो ऑब्जेक्ट को साथ में गिराओगे तो कोई ऑब्जेक्ट पहले गिरेगा, कोई ऑब्जेक्ट बाद में गिरेगा। क्यों, ऐसा मत बोलना है कि उसका मास ज्यादा है, क्योंकि फ्री फॉल जो है मास के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। किसके ऊपर डिपेंड होता है, स्मॉल जी और टी के ऊपर डिपेंड होता है। तो पहले कौन गिरता है, बाद में क्यों नहीं गिरता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट यही है क्योंकि अगर से कोई चीज हल्की है, पेपर है ना, पेपर के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स और बॉइंट फोर्स लगेगा क्या होगा, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। तो पेपर को ऊपर की तरफ क्या करेगा, ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा की तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, इसलिए पेपर बाद में गिरेगा। और मार्कर के ऊपर, मार्कर क्या है, पेपर से ज्यादा हैवी है, तो इसके ऊपर बॉइंट फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स कम काम करेगा, इसलिए मार्कर क्या होगा, पहले गिरेगा। ये वेट के ऊपर या सॉरी ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको समझते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, देखते हैं। जो 5 का ए वाला है, मैंने आपको बताया ना, ए वाला क्वेश्चन जो है किसके ऊपर डिपेंड है, फ्री फॉल है ना, जो हम लोग अभी टॉपिक पढ़े हैं उसके ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। ठीक है, क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लेनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लेनेट। मैंने आपको 5 स्टेप बताए थे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। जो मैंने आपको स्टेप बताया वही आपको हर न्यूमेरिकल के अंदर फॉलो करना है। गिवन यहाँ पे सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की। तो टाइम यहाँ पे कितना दिया है, 5 सेकंड दिया है। ठीक है, फिर कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर से हमने यहाँ पे फेंके ऑब्जेक्ट को, नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है तो नीचे गिरने में उसको कितना सेकंड लगा, 5 सेकंड लगा। और कितनी ऊंचाई से फेंके, कितनी हाइट से फेंके, 5 मीटर। तो मीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पे एस की यूनिट, एस कितना दिया, 5 मीटर दिया है, एस कितना दिया, 5 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लेनेट। हम लोग क्या पूछा है, स्मॉल जी की वैल्यू पूछा है। स्मॉल जी की वैल्यू, वो प्लेनेट पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी। और मैंने आपको बताया कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर से रखा हुआ है तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो 3 फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया। ठीक है, 3 फॉर्मूला। तो एस किस में आता है, सेकंड काइनेटिक इक्वेशन में। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है ना, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सेकंड काइनेटिकल इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एस कितना दिया, 5 मीटर, तो यहाँ पे एस यहाँ पे 5 लिखेंगे। यू कितना है, 0 है ना, और टी आपको कितना दिया, 5 दिया है, प्लस 1/2 जी हम लोग को 5 करना है, टी कितना दिया, 5 का स्क्वायर, तो ये 5 हो जाएगा, 0 × 5 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू जी
इंटू 5 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 25। 2 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 5 पे कितना आएगा बच्चों 10 इक्वल टू g इंटू 25। अब 25 भी यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई होने से यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो g इक्वल टू 10/25। इसको कैसे आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 0.4। अब g की वैल्यू क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में क्या लिखेंगे द वैल्यू ऑफ g ऑन द प्लेनेट इज, ऐसा लिखेंगे यहाँ पे द वैल्यू ऑफ g ऑन द प्लेनेट की हाफ मास इसका रहता है इज 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट के साथ में लिखेंगे तभी आपको यहाँ पे हाफ मास मिलेंगे, अगर यूनिट नहीं रखे तो हाफ मास यहाँ पे कट जाएगा। बहुत इजी था, मैंने बताया फॉर्मूले के अंदर बस वैल्यू को क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों डी वाला देखते हैं और एक न्यूमेरिकल सॉल्व बचेगा डी वाला। चलिए यहाँ पे पहले डी वाला देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर। कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग ने जो नीचे से ऊपर फेंका, नीचे से कहाँ फेंका ऊपर, तो वो कितनी हाइट तक गया 500 मीटर तक चल गया। मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन लिखेंगे। तो अगर से कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकें और ऊपर गया तो उसकी जो हाइट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 500 मीटर। एस कितना दिया है 500 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ये एस दिया हुआ आपको। फिर यहाँ पे क्या लिखा है व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, आपको इनिशियल वेलोसिटी पूछा है यू, मतलब कि फेंके ना ऊपर ऑब्जेक्ट को तो ऊपर जो है कितने हाइट पे जाके रुका है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी वो हमको पूछा है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंके हैं। जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो v क्या रहेगा 0 रहेगा, फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी 0 रहेगी। मतलब कि हम कोई भी चीज अगर से ऊपर फेंकते हैं तो एक सर्टेन हाइट के बाद क्या होती है वो चीज रुक जाती है ना, तो उसकी मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 नहीं होगी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 नहीं होगी, वो हम लोग को फाइंड करना है। फिर क्या लिखा है हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक, है ना, तो हम लोग को टाइम भी पूछा है कि टोटल टाइम कितना लगा, कितना टाइम लगा ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंके, तो नीचे से ऊपर जब फेंके तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा 10 सेकंड 20 सेकंड, फिर वही ऑब्जेक्ट क्या होगा उतनी ही टाइम में क्या होगा वापस आएगा। मतलब जैसे हम लोग को टाइम आ गया तो टाइम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना टाइम ऊपर लगेगा जाने में उतना ही टाइम क्या होगा उसको नीचे आने में लगेगा, ठीक है। और एज्यूम किया यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी दिया है 10, लेकिन यहाँ पे -10 लेंगे बच्चों। क्यों -10 लेंगे, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे फेंका नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, ग्रेविटी कहाँ पे जा रहा है अगेंस्ट में जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे जी की वैल्यू माइनस लेंगे। समझ में आया आपको ये पूरा गिवन डेटा और क्या फाइंड करना है आपको समझ में आया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है फॉर्मूला लिखने का। तो फॉर्मूला क्या यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे एस दिया हुआ है, ठीक है, यू की वैल्यू फाइंड करना है और टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे दिया नहीं है। अगर टाइम दिया होता तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर लगा सकते थे सेकंड टाइम के लिए पूछे, तो ऐसा फॉर्मूला देखिए जहाँ पे टाइम नहीं हो, तो फॉर्मूला कौन सा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये फॉर्मूला है जिसके अंदर टाइम नहीं दिया है। समझ में आपको फॉर्मूला देखना है, ये वैल्यू देखो और फॉर्मूले को देखो, तीनों फॉर्मूले एकदम रट्टा मारना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। तीनों फॉर्मूले देखो कि कौन सी चीजें दी हैं, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। v कितना दिया यहाँ पे 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये हम लोग को फाइंड करना है प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू दी है -10 इंटू एस कितना दिया है बच्चों 500, तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 5 10 है ना, और ये 10 100 इंटू 10 कितना आएगा 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, तो माइनस इधर आगे क्या आएगा प्लस, तो यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 10,000, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा स्क्वायर रूट रहेगा, तो ये 10,000 किसका स्क्वायर रूट है 100 का, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी आ गई 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड आ गई। अब क्या निकालना है, देखिए ये तो आ गया, अब क्या निकालना है टाइम निकालना है, तो यहाँ पे टाइम निकालिए। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है v इक्वल टू u प्लस जी टी, v इक्वल टू u प्लस जी टी, v इक्वल टू u प्लस जी टी। तो v तो यहाँ पे 0 है, u कितना है 100 लिख दो भाई, प्लस g कितना है -10, टाइम हमको निकालना है, तो ये कितना आएगा 100 प्लस माइनस हो जाएगा तो -10t, ये माइनस इधर क्या आएगा प्लस t, तो 10t इक्वल टू कितना आएगा 100 हो जाएगा, ये कितना आएगा 10 10 का 100, टाइम कितना आ गया 10 सेकेंड आ गया। 10 सेकेंड तो ये ऊपर जाने में लगा है, तो हम लोग को क्या पूछा व्हाट इज द टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम मतलब कि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके, ऊपर से वो नीचे आया तो कितना टाइम लगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे टोटल टाइम क्या होगा जितना टाइम ऊपर लगा
कितना टाइम क्या होगा, 95 मीटर लगेगा 20 सेकेंड। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप फाइनली, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 100 मीटर पर सेकेंड इन द टोटल टाइम टेकन इज 20 सेकेंड। ये आपको वर्ड में लिखना है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर टी वाले क्या होते हैं कंप्लीट हो जाए। चलिए टी वाला लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ये टॉपिक के ऊपर, चलिए वो भी देखते हैं। क्या लिखा है, बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। मतलब कि टेबल सपोज रखा हुआ है, ठीक है, टेबल के ऊपर से बॉल गिरा, ठीक है, अब बॉल को गिरने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड लगा। तो यहाँ पे हमको बेसिकली क्या लिखना है, गिवन लिखना है। गिवन कितना दिया है यहाँ पे, टाइम कितना लिखना है, 1 सेकेंड लगा, टाइम कितना दिया 1 सेकेंड। फिर एज्यूमिंग जी कितना दिया है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट से आप पहचानना सीखो, समझ लिया, तो यूनिट से पहचानना सीखो क्या दिया है, ठीक है, सेकेंड है तो टाइम दिया हुआ है। कैलकुलेटेड द स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो मतलब कि कितनी स्पीड से नीचे आया, मतलब कि यू तो आपको 0 दिया रहेगा क्योंकि बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, यू कितना रहेगा 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरा है ना, ऊपर से नीचे गिरा है। तो अगर से ऊपर से नीचे गिरेगा तो जी की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और यू क्या रहेगा 0 रहेगा। अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो v 0 रहेगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, और जी कितना लेंगे -0 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, स्पीड, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी यू फाइंड करना, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, सॉरी, और यहाँ पे एंड द हाइट ऑफ द टेबल। हाइट ऑफ द टेबल मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ये डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है। तो ये चीज़ें हमको फाइंड करनी है, और गिवन लिख लिया मैंने, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में जो है क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई, कि हम लोग को जो है v आ जाए, एक ही फॉर्मूला है, v = u + gt, जिसके अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं है, s नहीं है ना, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग को जो है आंसर आ जाएगा। तो v हम लोग को फाइंड करना है, u कितना है 0 दिया है, प्लस g कितना है 10, जो टाइम कितना दिया है 1, तो v कितना हो गया 10 × 1 10 + 0 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी कितनी स्पीड से नीचे आएगा वो 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी स्पीड से बॉल क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा। अब क्या फाइंड करना है हम लोग को, एस फाइंड करना है। तो एस के लिए हमको फार्मूला पता है, ut + ½ gt², ut + ½ gt²। एस फाइंड करना है, u कितना है 0 है, टाइम कितना लगा 1 लगा, प्लस ½ इंटू जी कितना दिया है 10 दिया है, और टाइम कितना लगा 1 पर, कैसे 1, 0 × 1 0 0 + 2 5 × 10, कितना लगेगा ये 5 × 1 1 का स्क्वायर 1, तो 5 × 1 5, कितना आंसर आ गया 5 मीटर, ठीक है। तो कितनी हाइट से गिरा ये बॉल, फॉर जमीन की हाइट कितनी है, ग्राउंड की हाइट कितनी है 5 मीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीड या ऑन रीचिंग द ग्राउंड, क्या लिखेंगे लास्ट में, स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड, एंड द, इसकी निकालना हाइट ऑफ द टेबल, टेबल की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ द टेबल इज 5 मीटर। ये आपका हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, हमारा भी 2 टॉपिक बचा हुआ है, एक है आपका स्केप वेलोसिटी है, और दूसरा आपका पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो वो दोनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर से वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।